नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट पढ़ा था कि उपचार उपचार में भी हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, भौतिक उपचार। अब हम लिखेंगे रासायनिक उपचार यानी कि सेकंड पॉइंट। ठीक है, रासायनिक उपचार। फर्स्ट पॉइंट लिखा था आपने भौतिक उपचार। भौतिक उपचार में हमने पढ़ा था कि जैसे कि उसकी कुटाई कर दी, उसके छोटे छोटे भागों में उसको चारे को बांट दिए, जिसमें उसके लिग्नो सेलुलोज बॉन्ड टूट जाए, उसमें एंजाइम को सतही क्षेत्रफल जिसमें मिल जाए, जिसके वो क्रिया कर सके और उसका पोषक मान बढ़ा सके। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट है इसमें रासायनिक उपचार। अब रासायनिक उपचार में जैसे कि यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल मिला दिया जाए, केमिकल मिला देंगे। जैसे कि फर्स्ट है उसमें कोई क्षार मिला दिया जाए, क्षार यानी बेस, जिसमें उसमें कोई क्षार मिला दिया जाए। क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। उसके बाद आ गया उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, यानी जिसमें पीछे OH जुड़ा हुआ है वो मिला दिया जाए, जिसमें क्षार मिला दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आएगा तो कोई अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, या फिर उसमें कोई गैस मिला दिया जाए, गैस मिला जाए उसमें, यानी कि क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, या फिर उसमें मिला जाए कि नमक मिला दिया जाए, यानी कि NaCl या फिर अमोनिया NH3। ठीक है, उसमें एक तो नमक जिसको बोलेंगे अपन NaCl, या फिर अमोनिया NH3। ठीक है, यानी कि भौतिक उपचार में हमने पढ़ा था कि कोई अपन बाहर से कोई उसमें कर सके, मान की कुटाई कुटाई कर सके, जिसको छोटे छोटे भागों में अपन बांट देंगे, उसको बोलेंगे कुटाई। पढ़ा था आपने भौतिक उपचार में। अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक उपचार में, पहला ही पढ़ेंगे मतलब क्षार। उसमें यानी कि केमिकल कंपाउंड उसमें कोई मिला दिया जाए जिससे उसकी पाचकता बढ़ाई जा सके चारे की। ठीक है, तो पहला आएगा क्षार। क्षार में आएगा NaOH KOH और NH4OH। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद अपन कोई मिलाएंगे अम्ल, अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद गैस अपन कोई मिलाएंगे, अगर कोई क्लोरीन गैस आ गई उसमें, या फिर उसमें नमक मिला देंगे या अमोनिया मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम उपचार में दो पॉइंट हो गए, रासायनिक उपचार और भौतिक उपचार। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे कि भौतिक और रासायनिक उपचार। भौतिक रासायनिक उपचार। भौतिक रासायनिक उपचार यानी कि उसमें हम भौतिक उपचार भी कर रहे हैं और रासायनिक उपचार भी कर रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि हम उनमें कुटाई भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें नमक भी मिला रहे, यानी कि NaCl। ठीक है, ये आ गया भौतिक रासायनिक उपचार। भौतिक उपचार और रासायनिक उपचार यानी कि उसमें हम भौतिक उपचार भी कर रहे हैं और रासायनिक उपचार भी कर रहे हैं। यानी भौतिक उपचार की विधियां जैसे कि कुटाई भी कर रहे हैं, और रासायनिक उपचार की विधि यानी कि उसमें कोई रसायन भी मिला रहे हैं, यानी कि NaCl या फिर नमक मिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन जैविक उपचार। जैविक उपचार चौथा पॉइंट आ गया अपना, जैविक उपचार। या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैविक उपचार में ऐसा रहेगा कि अपन कोई चारा रहता है, अब चारे में या तो उसमें सीधे कोई एंजाइम मिला दे, यानी कि मेनली काम में लेते हैं सेलुलोज एंजाइम। ठीक है, सेलुलोज एंजाइम क्या रहता है कि जो सेलुलोज रहता है चारे में, सेलुलोज को तोड़कर उसकी पाचकता को बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद अपन ले लेंगे जाइलानेज एंजाइम। जाइलानेज हेमीसेलुलोज की पाचकता को हेमीसेलुलोज बॉन्ड को तोड़कर उसकी पाचकता को बढ़ाएगा। उसके बाद पैक्टिन को तोड़कर उसकी पाचकता को
चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। यानी कि अगर चारे का पोषक मान बढ़ाना है तो उसमें जैविक उपचार में हम पढ़ेंगे कि दो विधियां उसमें। एक तो रहेगा कि सीधे तौर पे उसमें चारे में एंजाइम मिला दे, ठीक है। दूसरा रहेगा कि उसमें या तो फफूंदी यानी कि फंगस मिला दे। तो अपन उसके दो पॉइंट पढ़ेंगे कि या तो चारे में एंजाइम मिला दे, ठीक है। चारे में एंजाइम मिलाए। और दूसरा रहेगा कि फफूंदी या फिर फंगस, फफूंदी मिलाकर, यानी कि फंगस, ठीक है। चारे में एंजाइम मिलाए। चारे में एंजाइम मिलेंगे मेनली अपन जो काम में लेते हैं वो आएगा सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज एंजाइम ये क्या काम करता है कि ये सेल्यूलोज का एंजाइम का क्या काम रहता है कि सेल्यूलोज बॉन्ड को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज बॉन्ड को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। उसके बाद अपन ले लेंगे जाइलानेज एंजाइम। जाइलानेज एंजाइम जो हेमीसेल्यूलोज को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा। हेमीसेल्यूलोज को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। उसके बाद आएगा पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम क्या काम करेगा? ये पेक्टिन को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। पेक्टिन को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। उसके बाद लेंगे कि उसमें कोई फफूंदी या फिर फंगस मिलाए। फफूंदी या फंगस यानी कि उसमें या तो कोई मशरूम मिलाए या फिर व्हाइट रूट फंगस मिला दिया जाए, ठीक है। ये भी क्या काम करेगा कि ये चारे में लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड रहेगा उसको तोड़कर उसकी पाचकता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो पहला रहेगा उसमें या तो मशरूम मिला दिया जाए, मशरूम या फिर एक फंगस आता है व्हाइट रूट फंगस। इन दोनों का क्या काम रहेगा? इन दोनों का काम रहेगा कि चारे में हेमीसेल्यूलोज बॉन्ड को चारे में लिग्नोसेल्यूलोज बॉन्ड को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, ठीक है। यह चारे में लिग्नोसेल्यूलोज बॉन्ड को तोड़कर चारे की पाचकता का बढ़ाएगा। चारे की पाचकता बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जो अपन जैविक उपचार करेंगे, जैविक उपचार में भी अपन दो पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें चारे में या तो एंजाइम मिलाए या फिर चारे में फंगस मिलाए। फंगस मिलाएंगे तो उसमें मशरूम और व्हाइट रूट फंगस, दो प्रकार के फंगस रहते हैं, वो मिलाएंगे। दोनों में से या कोई भी मिलाएंगे, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा कि यह चारे की में लिग्नोसेल्यूलोज बॉन्ड को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। या फिर उसमें एंजाइम मिलाएंगे, सेल्यूलोज एंजाइम अगर मिलाएंगे तो वो सेल्यूलोज को तोड़कर चारे में पाचकता को बढ़ाएगा। और जाइलानेज एंजाइम अगर मिलाएंगे तो वो हेमीसेल्यूलोज को तोड़कर चारे की पाचकता का मान बढ़ाएगा। और पेक्टिनेज मिलाएंगे तो पेक्टिन को तोड़कर चारे की पाचकता को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे इसमें। तो शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। यानी कि जो अपने पूरे न्यूट्रिशन में जो काम है कि जो एकदम बेसिक है
वो देखो हम पढ़ेंगे अभी टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। अब मान लो कि एक आता है उसमें भोज्य पदार्थ फीड स्टफ, एक आता है भोज्य पदार्थ यानी कि फीड स्टफ, एक आता है भोज्य पदार्थ यानी कि फीड सिर्फ, और एक आता है भोजन जो कि फूड। एक रहता है फीड और एक रहता है फूड। फीड यानी कि भोज्य पदार्थ और फूड यानी कि भोजन। अब मान लो कि हम किसी जानवर को घास दे रहे, रिजगा दे रहे, दाना दे रहे, तो वो हर एक भोजन का अलग अलग कंपोनेंट भोज्य पदार्थ कहलाएगा। यानी कि यूं मान लो कि आप थाली, एक थाली है, थाली में रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, यानी कि वो हर एक अलग अलग जो है कंपोनेंट वो आएगा भोज्य पदार्थ। यानी कि रोटी एक अलग भोज्य पदार्थ है, चावल एक अलग भोज्य पदार्थ है, और दाल एक अलग फीड आएगा, और सब्जी एक अलग फीड आएगी। ठीक है, यानी कि भोजन का एक एक कंपोनेंट उसको बोलेंगे हम फीड या फिर भोज्य पदार्थ। और भोजन को पूरे रूप में, अपना भोजन है उसको पूरे रूप में शामिल में, यानी कि वो थाली भर के पूरा जो रहेगा उसको बोलेंगे भोजन। यानी कि मान लो कि भोजन के जो अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, यानी ऐसा लिख देते हैं इसको, भोजन के प्रत्येक अवयव या फिर कंपोनेंट। ठीक है, भोजन के प्रत्येक अवयव को अपन बोलेंगे भोज्य पदार्थ। यानी एग्जाम्पल मान लो कि अपन दे रहे उसको भूसा दे रहे, हरा चारा दे रहे, या फिर कोई गेहूं दे रहे या दलिया दे रहे, यानी कि भूसा, हरा चारा, दलिया या गेहूं। ठीक है, ये कुछ भी दे रहे, यानी कि भोजन का हर एक अलग अलग जो कंपोनेंट रहता है उसको बोलेंगे अपन फीड या भोज्य पदार्थ। और अगर उन सबको एक साथ में दे, यानी कि एक साथ, यानी कि उन वो पूरे को बोलेंगे अपन भोजन। ठीक है, यानी कि जो सभी भोज्य पदार्थ ये रहेगा उसको मिलाकर बोलेंगे अपन भोजन। सभी भोज्य पदार्थों को, सभी भोज्य पदार्थों को मिलाने पर यानी कि मान लीजिए कि अपन रोटी, सब्जी, दाल, चावल वो एक फीड है, और उन सबको मिलाकर बोलेंगे अपन फूड यानी कि भोजन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन फीड स्टफ, यानी कि हम टोटल को जानवर को क्या क्या खिला रहे। फीड स्टफ यानी कि जानवर को टोटल हम क्या क्या खिला रहे। अब टोटल क्या क्या खिला रहे, तो उसमें मेनली रहेगा चारा प्लस दाना प्लस फीड एडिटिव। जानवरों को हम टोटल क्या खिला रहे उसको बोलेंगे फीड स्टफ, जिसमें आएगा चारा, दाना और फीड एडिटिव। इन तीनों को मिलाकर फीड स्टफ कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर फीड स्टफ कहते हैं। उसके बाद अपन ले लेंगे कि चौथा पॉइंट अपन पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट, यानी कि जो अपन जानवर को खिला रहे, जो भोजन खिला रहे, उसमें जो पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड रहते हैं उनको न्यूट्रिएंट, यानी कि वो उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है कि शरीर में वृद्धि करवाना, शरीर की ग्रोथ करवाना, उनको बोलेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व हमने पहले पढ़ा कि टोटल 6 रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और जल। ठीक है, अब पोषक तत्व होते क्या है, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले वो केमिकल कंपाउंड्स जो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं,
और शरीर की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले वे केमिकल कंपाउंड जो शरीर में वृद्धि या ग्रोथ या फिर शरीर की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यानी कि हम फीड स्टफ यानी कि जानवर को जो टोटल खिला रहे, जिसमें दाना, चारा और फीड एडिटिव, इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे फीड स्टफ। और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जैसे कि जो भोजन में केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि के लिए यानी शरीर की ग्रोथ करने के लिए या फिर शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदार रहते हैं वो रहते पोषक तत्व। इसके बाद पांचवा रहेगा अपने एनर्जी फीड। अब इसको बोलेंगे एनर्जी फीड। अब एनर्जी फीड रहेगा तो एनर्जी कौन देता है, ऊर्जा कौन देगा, ऊर्जा देंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट युक्त जो रहेगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त पीछे आ रहा है फीड यानी कि दाना, इसमें आएगा सिर्फ दाना और ऊर्जा, इसका मतलब है ऊर्जा और ये हो गया दाना। ठीक है, यानी कि ऐसा दाना है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा किससे मिलेगी, ऊर्जा उससे मिलेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने से हमको ऊर्जा मिलेगी। इसमें एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में आएगा कि उसमें आएगा मक्का, अनाज के दाने या फिर ज्वार, आटा, ये सब इसमें आ जाएगा। यानी कि अनाज के दाने, मक्का, गेहूं, आटा, दलिया, शीरा, ये सब आ गया कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना जिसमें अपने को ऊर्जा मिलती है। यानी कि ऊर्जा मिलती है जिसको बोलेंगे एनर्जी फीड, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना रहता है, जिसमें आएगा अनाज के दाने, मक्का, गेहूं और आटा, दलिया, शीरा। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या रहती है, पहले तो ये रहते हैं कि इसमें इसकी विशेषता देख ली। अब ये मेनली तो रहता है दाना, तो दाने में क्रूड फाइबर 18% से कम रहेगा। ठीक है, दाने में हमेशा क्रूड फाइबर 18% से कम रहेगा। और इसमें देखेंगे टीडीएन 60% से ज्यादा। हमने ये पहले ही पढ़ा है कि अगर दाना रहेगा तो उसमें सीएफ की मात्रा 18% से कम रहेगी और टीडीएन 60% से ज्यादा रहेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना है, तो इसमें सीपी यानी प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा तो रहेगी नहीं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना है, तो इसमें प्रोटीन 20% से कम रहेगी। ठीक है, 20% से कम। ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको फिक्स मानकर ही चलना है कि ये एक इतना रहता है। यानी कि क्रूड फाइबर इसमें 18% से कम रहेगा, टीडीएन 60% से ज्यादा रहेगा और प्रोटीन की मात्रा या सीपी इसमें 20% से कम रहेगा। यानी कि जो एनर्जी फीड रहता है, ऊर्जा युक्त दाना, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना जो रहता है उसमें सीएफ की मात्रा 18% से कम, टीडीएन की मात्रा 60% से ज्यादा और क्रूड प्रोटीन यानी कि प्रोटीन उसमें 20% से कम रहता है। ठीक है,
इसके बाद अपन देखेंगे प्रोटीन युक्त दाना। छठा पॉइंट है प्रोटीन युक्त दाना। ठीक है, प्रोटीन युक्त दाना या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन युक्त दाना या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट, ऐसा दाना जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा किस में रहेगी, जैसे कि दाल आ गया उसमें और खल आ गया। अब रिजगा बरसिम इसमें नहीं आएगा क्योंकि रिजगा बरसिम चारे में आ जाएगा। ठीक है, ये दाना है तो दाने में दाल और खल आएगा। इसमें अब देखेंगे कि CF, TDN और CP की मात्रा क्या रहेगी। अब ये दाना है तो CF की मात्रा 18% से कम ही होगी, 18% से कम। TDN की मात्रा 60% से ज्यादा रहेगी। और ये प्रोटीन युक्त है, यानी कि प्रोटीन मेनली CP, ये प्रोटीन युक्त है तो इसमें 20% से ज्यादा रहेगी। CP जो रहता है वो मेन प्रोटीन ही रहता है, क्रूड प्रोटीन, और ये प्रोटीन युक्त सप्लीमेंट है, यानी कि प्रोटीन युक्त सप्लीमेंट रहेगा तो इसमें CP की मात्रा 20% से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एक रहता है बेगासे और एक रहता है मोलासिस। ठीक है, बेगासे की यानी कि जो अपन गन्ना रहता है, गन्ने को नॉर्मली पीस दिया और उसके पीछे जो उसका भूसा बच गया या जो उसका बाय प्रोडक्ट निकल गया उसको बोलेंगे बेगासे या फिर खोई। ठीक है, उसके बाद रहेगा एक मोलासिस यानी कि शीरा। शीरा शीरा यानी कि जो अपन गन्ना रहता है उसको मिलिंग में भेजेंगे उसके चीनी बनाने के लिए। चीनी बनने के बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा जो लाल रंग का या फिर भूरे रंग का रहता है, लाल भूरे रंग का रहता है, उसको बोलेंगे अपन मोलासिस। ठीक है, यानी कि पहले लिखेंगे अपन बेगासे या फिर उसको बोलेंगे खोई, खोई या फिर बेगासे। ठीक है, यानी कि गन्ने का रस निकलने के पश्चात बचा हुआ बाय प्रोडक्ट, गन्ने का रस निकालने के पश्चात बचा हुआ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट यानी उसका प्रोडक्ट तो क्या है, प्रोडक्ट तो गन्ने का रस है और उसके अलावा जो बच गया वो रहेगा बाय प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे अपन बेगासे या फिर खोई। उसके बाद आएगा एक शीरा यानी कि मोलासिस। जब गन्ने को चीनी मिल में भेजते हैं उसकी चीनी बनती है, उसके बाद जो हल्के मतलब जो लाल भूरे रंग का जो एक तरल द्रव रहता है उसको बोलेंगे शीरा। ठीक है, शीरा का यूज मेनली उसको किया जाता है जो अपने BAS के जो फीड जो बनते हैं उनमें शीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि चीनी या फिर ऐसे लिखो कि गन्ने को चीनी मिल में प्रोसेसिंग के बाद बचा हुआ लाल भूरे रंग का बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि खोई जो रहती है वो गन्ने का रस निकलने के पश्चात जो उसका भूसा बच जाता है उसको बोलेंगे खोई, और मोलासिस बोलेंगे गन्ने को जब
चीनी मिल में प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट उसका बचता है वो लाल भूरे रंग का होता है, जिसको बोलेंगे अपन मोलासिस। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे 8 पॉइंट हो गए। इसका रहेगा 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि भूसा, मेनली भूसा होता क्या है, यानी कि जो अनाज अपन रहता है, गेहूं मक्का रहता है, उनके जो थ्रेशिंग करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उनका जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है उसको बोलेंगे अपन भूसा। ठीक है, भूसा या फिर स्ट्रॉ। भूसा बोलते किससे, तो अनाज, यानी कि जो अपने गेहूं मक्का रहता है या फिर दलहनी फसलें या दलहनी फसलों की हार्वेस्टिंग या फिर थ्रेशिंग करने के बाद बचा हुआ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि भूसा किसको बोलेंगे, यानी अनाज या फिर जो दलहनी फसलें रहते हैं उनकी हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग करेंगे, उसमें जो अपने को बाय प्रोडक्ट प्राप्त होगा। प्रोडक्ट तो अपने को प्राप्त हो गया गेहूं मक्का, ये अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, उसका जो बाय प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो भूसा, उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा कड़वी। 10वां पॉइंट रहेगा कड़वी। कड़वी क्या रहेगी कि मक्का ज्वार बाजरा उनको अपन खेत से ले आए, काट के ले आए, फिर उसकी बची हुई जो उसका तना रहता है, पत्तियां रहती है, उसको बोलेंगे कड़वी। यानी कि मक्का ज्वार बाजरा, इनको काटने के बाद निकालने के बाद ठीक है, इनको निकालने के बाद जो खेत में डंठल बच जाते, खेत में डंठल या पत्तियां या तना बच जाता है, उसको बोलेंगे अपन कड़वी। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ा अपने कड़वी मक्का और ज्वार बाजरा के जो रहते हैं फसल, उसको निकालने के बाद उनमें जो खेत में जो डंठल पत्ती या फिर जो अपने तना बच जाता है उसको बोलेंगे अपन कड़वी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये कड़वी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 11वां पॉइंट रहेगा अपने सोइलेज। ठीक है, सोइलेज यानी क्या, हम खेत से चारा लाए और सीधा ही गाय भैंस को दे दिया, उसको बोलेंगे सोइलेज। यानी कि इसमें रहता है कि अपन हरे चारे को बिना कुटाई किए सीधा ही गाय भैंस को खिलाना, हरे चारे को बिना कुटाई के गाय भैंस को खिलाना। ठीक है, सोलेज बोलेंगे, यानी कि बिना कुटाई किए या फिर सीधा ही अपन चारे को खेत से लाए और सीधे ही उनको गाय भैंस को खिला दिया, उसको बोलेंगे सोइलेज। उसके बाद आएगा खुराक यानी कि डाइट यानी कि हम एक वक्त में या एक टाइम में या फिर एक ही वक्त में हम जानवरों को कितना भोजन खिला रहे, यानी कि दोपहर को कितना खिला रहे, सुबह को कितना खिला रहे, रात को कितना खिला रहे, शाम को कितना खिला रहे, उस मात्रा को बोलेंगे
खुराक, और एक आएगा आहार या फिर राशन, यानी कि 24 घंटे या पूरे एक दिन में जितना भोजन गाय भैंस को खिलाया जाए उसको बोलेंगे आहार या फिर राशन। तो खुराक बोलेंगे कि एक निश्चित समय या फिर एक बार में, ठीक है, एक बार में जानवर को या फिर जानवर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन। ठीक है, जानवर एक बार में कितना भोजन खाएगा उसको बोलेंगे डाइट, और एक आएगा आहार या इसको बोलेंगे राशन। यानी कि जानवर 24 घंटे या फिर एक दिन में जितना भोजन ग्रहण कर रहा है उसको बोलेंगे आहार। 24 घंटे या फिर एक दिन में जानवर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन। ठीक है, यानी कि सोइलेज, हरे चारे को अपन सीधा खेत चलाए और सीधा जानवर को खिला दिया उसको बोलेंगे सोइलेज, और जो खुराक यानी कि डाइट, यानी कि एक वक्त में या फिर एक समय में जानवर को अपन कितना खिला रहे उसको बोलेंगे डाइट या फिर खुराक। और आहार 24 घंटे या पूरे एक दिन में अपने जानवर को क्या क्या खिलाया उसको बोलेंगे आहार। ठीक है, उसके बाद आएगा कि राशन के कितने प्रकार होते हैं, आहार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये अपना पॉइंट रहेगा अब कि राशन के प्रकार, राशन के प्रकार या फिर आहार। ठीक है, आहार या राशन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ही रहता है कि जो हम जानवर को खिला रहे, जो जानवर खा रहा है और सिर्फ जीने के लिए, वो सिर्फ उसके जीवन निकल जाए उसका, उसको बोलते हैं अपन जीवन निर्वाह राशन। जो जीवन निकल रहा है उसका सिर्फ, उससे बोलेंगे हम जीवन निर्वाह राशन। जीवन कट रहा है उसको मतलब नॉर्मली हम दे दिया। जीवन निर्वाह राशन रहता है नॉर्मली गाय के लिए 4 किलो चारा और 1 किलो दाना। ठीक है, वो नॉर्मली हो गया जीवन निर्वाह राशन, जिसमें जानवर के शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन जो उसको राशन देंगे उसको बोलेंगे जीवन निर्वाह राशन। उसके बाद आएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार में आएगा जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको बोलेंगे संतुलित आहार। उसके बाद आएगा आदर्श राशन यानी कि आइडियल राशन। उसमें आएगा कि हम जानवर को उसके शरीर के या फिर उसके वजन के हिसाब से खाना खिला रहे, उसको बोलेंगे आदर्श राशन या फिर आइडियल राशन। तो पहला अपन लिखेंगे कि जीवन निर्वाह राशन, जीवन निर्वाह राशन, या फिर इसको बोलेंगे कि मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जानवर को उसकी शरीर की मतलब क्रियाओं को चलाने के लिए अपन जो भोजन दे रहे वो सिर्फ उसकी शरीर की क्रियाएं सिर्फ सुचारू रूप से चल पाए। तो इसमें लिखेंगे कि जानवर की शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया राशन या फिर दिया गया आहार। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार। संतुलित यानी कि बैलेंस राशन। संतुलित आहार इसमें आएगा कि जानवर के पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए दिया जाने वाला भोजन या फिर आहार। जानवर में पोषक तत्व की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए दिए जाने वाला आहार। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस टाइप राशन या फिर जीवन निर्वाह राशन, जिससे जानवर का नॉर्मल जीवन कट सके, उसके लिए जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है। और संतुलित आहार यानी कि उसमें टोटल मिनरल्स, टोटल न्यूट्रिएंट जिसमें हो, उसको बोलेंगे बैलेंस राशन या फिर संतुलित आहार। ठीक है, उसके बाद आएगा आदर्श राशन या फिर आइडियल राशन। थर्ड पॉइंट रहेगा आदर्श राशन या फिर आइडियल राशन। अब आदर्श राशन देखिए कि इसमें रहता है कि जानवर के उसके शरीर के वजन के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। यानी कि एक ही उम्र की नर और मादा है तो मादा का वजन नर के तुलना में कम रहेगा, तो नर को वजन ज्यादा दिया जाएगा और मादा को कम दिया जाएगा। अगर बच्चा है, बूढ़ा है, तो बूढ़े को थोड़ा बच्चे से ज्यादा आहार दिया जाएगा या फिर भोजन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि शरीर के वजन के हिसाब से, शरीर के वजन के हिसाब से जानवर को आहार या भोजन देना। ठीक है, और एक नोट लगा के लिखिए कि 1, 2 व 3 यानी कि जीवन निर्वाह राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन, इन तीनों में हम चारा व दाना दोनों देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 में चारा व दाना दोनों देते हैं। ठीक है, यानी कि संतुलित आहार, आदर्श राशन और जीवन निर्वाह राशन, तीनों में हम चारा और दाना दोनों देंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट रहेगा कि उत्पादन राशन यानी कि प्रोडक्टिव राशन। प्रोडक्टिव राशन हम किनको देंगे? जिनके जीवन निर्वाह के राशन के अलावा, यानी कि जीवन निर्वाह राशन तो अपन दे ही रहे उसको, उसके अलावा जो उत्पादन के लिए, यानी कि दूध, मांस, अंडा, ऊन वगैरह, उसके उत्पादन के लिए जो राशन दिया जाता है उसको बोलेंगे हम उत्पादन राशन। इसमें मेनली करके सिर्फ दाना ही रहेगा, यानी कि जीवन निर्वाह के राशन के अलावा, वो तो जीवन निर्वाह राशन तो दे ही रहे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव राशन यानी कि उत्पादन राशन। ठीक है, उत्पादन राशन या प्रोडक्टिव राशन या प्रोडक्शन राशन। ठीक है, यानी कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, यानी कि जीवन निर्वाह राशन तो देना ही है, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु यानी कि उत्पादन में क्या क्या गया? एक तो दूध, मांस, अंडा, ऊन,
उत्पादन हेतु दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना या फिर राशन, ठीक है, अतिरिक्त दाना या राशन, यानी कि प्रोडक्टिव टाइप राशन में आएगा कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो अपन उसको दाना या फिर राशन खिला रहे उसको बोलेंगे उत्पादन राशन या फिर प्रोडक्शन राशन, ठीक है, जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जाएगा, जैसे कि जो दूध दे रहा है जिससे मांस प्राप्त होगा, या जो अंडा दे रहा है, या जिससे ऊन, भेड़ वाली ऊन, उनको अलग रूप से प्रोडक्शन के लिए जो राशन दिया जाता है उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव राशन, ठीक है। इसके बाद आएगा कि गर्भावस्था राशन, यानी कि गेस्टेशन राशन, ठीक है। तो रहेगा पॉइंट नंबर 5, गर्भावस्था राशन या फिर गेस्टेशन राशन। गेस्टेशन या गर्भावस्था राशन जिसमें हम पशु को अंतिम ट्राइमेस्टर, यानी कि अंतिम ट्राइमेस्टर मतलब अंतिम जो उसके गर्भावस्था रहती है उसके अंतिम ट्राइमेस्टर, यानी कि अंतिम तीसरे स्टेज में, यानी कि यूं मान लो गाय का रहता है गर्भावस्था काल 9 महीने, तो उसको लेंगे अंतिम 3 माह, ठीक है। कुतिया का रहता है 62 दिन, 60 से 62 दिन, तो अंतिम 20 दिन। और जैसे कि अपन बेड का ले लेते हैं, बेड का रहता है 145 दिन, तो अंतिम 45 दिन, ठीक है। यानी कि अंतिम अंतिम ट्राइमेस्टर का मतलब यूं ही नहीं है कि ट्राइमेस्टर अपन 3 माह को माने, ऐसा नहीं है, 3 महीनों को माने, ऐसा नहीं है। ट्राइमेस्टर का मतलब अपन पूरा जो उसका गर्भावस्था जो गर्भकाल है उसको 3 भागों में बराबर डिवाइड कर देंगे। ट्राइमेस्टर यानी कि 3 भागों में बराबर डिवाइड करने का। अब वो चाहे 3 माह का भी रह सकता है, 20 दिन का भी रह सकता है, 45 दिन का भी रहता है, यानी कि टोटल जिसका गर्भकाल रहता है उसको 3 भागों में बराबर बांट देंगे, ठीक है। यानी कि गर्भावस्था राशन हम कब देंगे कि गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में, यानी कि अंतिम जो ट्राइमेस्टर रहता है, अंतिम स्टेज जो रहता है उसमें देंगे, ठीक है। तो जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, यानी कि जीवन निर्वाह राशन तो दे ही रहे, उसके अतिरिक्त जो हम गर्भावस्था में अंतिम ट्राइमेस्टर में उसको जो दाना देंगे उसको बोलेंगे गेस्टेशन राशन, ठीक है। यानी कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त अंतिम ट्राइमेस्टर में दिया जाने वाला दाना, ठीक है। यानी कि अंतिम ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने नहीं होता। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि टोटल जो गर्भकाल है उसके 3 भाग करने के बाद जो अंतिम जो स्टेज बचेगी उसको बोलेंगे ट्राइमेस्टर, यानी कि गर्भावस्था काल के 3 भाग कर लो, उसको हर एक काल को बोलेंगे ट्राइमेस्टर। और सेमेस्टर रहता है, एक रहता है ट्राइमेस्टर, एक रहता है सेमेस्टर। ट्राइमेस्टर रहता है 3 स्टेज का, और सेमेस्टर रहता है कि 2 स्टेज का। यानी कि यूं मान लो सेमेस्टर का मतलब 6 महीने नहीं होता, सेमेस्टर का मतलब होता है जो टोटल पीरियड है उसके 2 भाग, और ट्राइमेस्टर का मतलब होता है जो टोटल पीरियड है उसके 3 भाग, ठीक है। एक नोट लगा के लिखेंगे कि 4 व 5 में सिर्फ दाना देंगे, यानी कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, ठीक है, सिर्फ दाना देंगे। ऐसा ही लिख दो कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त दाना देंगे। जीवन निर्वाह राशन तो जीवन निर्वाह राशन तो देना ही है, उसके अतिरिक्त जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त सिर्फ दाना देंगे।
यानी कि जो नॉर्मल जीवन निर्वाह राशन दे रहे हैं वो तो देना ही है, उसके अलावा जो अपन दाना देंगे वो आएगा प्रोडक्टिव टाइप में और गर्भावस्था राशन में। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे कि संतुलित जो अपने आहार रहता है उसकी विशेषता क्या क्या रहती है। यानी कि संतुलित आहार हम दे रहे हैं, संतुलित टोटल जिसमें सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, तो उसमें पहला तो यूं मान लो कि जिसमें टोटल पोषक पदार्थ उपस्थित रहने चाहिए। संतुलित आहार जो दे रहे हैं उसमें 6 के 6 पोषक तत्व रहने चाहिए। ठीक है, और सेकंड रहेगा कि भोजन में नमक और शीरा मिलाया जाए। नमक और शीरा क्या क्या मतलब रहेगा कि शीरा मिलाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी, नमक मिलाएंगे तो उसमें खनिज रहेंगे और भोजन स्वादिष्ट भी रहेगा। ठीक है, जिससे जानवर उसको ज्यादा से ज्यादा उसको भोजन को खा सके। उसके बाद रहेगा कि भोजन लग्जेटिव होना चाहिए। लग्जेटिव का मतलब यानी कि जानवर को कब्ज नहीं हो या फिर अपच नहीं हो। कब्ज का मतलब रहता है जिसको कॉन्स्टिपेशन, जिसमें अंदर खाना जम जाए या फिर अंदर खाना रुक जाए। ठीक है, अपच का मतलब जिसमें जो खाना खा रहे वो पचता नहीं हो। ठीक है, ऐसा खाना रहता है जो लग्जेटिव मतलब अपच अपच और कब्ज की शिकायत नहीं हो, ऐसा भोजन उनको दे, यानी कि लग्जेटिव भोजन दे। लग्जेटिव यानी कि एकदम मुलायम तरह से उसको मल त्याग कर सके। ठीक है, उसके बाद रहेगा कि भोजन में हरा चानावर भी रहना चाहिए जो शरीर में जो उसके पानी रहता है उसकी पूर्ति कर सके। तो शरीर में पानी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा तो जानवर उस खुद को मतलब तरोताजा फील करेगा और उसमें कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि यूं मान लो कि संतुलित जो अपने आहार रहता है उसमें एक तो टोटल पोषक तत्व उसमें रहने चाहिए, 6 के 6 पोषक तत्व रहने चाहिए। उसमें नमक और शीरा मिलाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और खनिज की मात्रा भी बढ़े और भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाए और भोजन लग्जेटिव हो जिससे कब्ज और अपच की शिकायत ना रहे। चौथा है कि भोजन को मतलब भोजन में गीला चारा ज्यादा हो जिससे उसमें क्या रहता है कि पानी की पूर्ति हो सके, जिससे नमी की मात्रा बनी रह सके, जिससे जानवर खुद को तरोताजा फील कर सके और कूलिंग इफेक्ट उसमें बना रहे। और भोजन इतना भारी तो होना ही चाहिए जिससे जानवर का पेट भर सके, यानी जानवर को ऐसा नहीं लगे कि अभी तक उसके पेट पूरा भरा नहीं हो, उसका पेट कम से कम भरना ही चाहिए। जानवर भोजन उतना तो भारी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन पॉइंट लिखेंगे कि संतुलित भोजन की विशेषताएं। संतुलित भोजन की विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा कि इसमें संतुलित आहार में पोषक तत्व उपस्थित हो या फिर सही अनुपात में हो, यानी कि भोजन में पोषक तत्व सही अनुपात में हो। दूसरा रहेगा कि भोजन में नमक व शीरा मिलाए। नमक और शीरा मिलाने से क्या होगा कि नमक रहेगा और शीरा रहेगी, एक तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा और दूसरा रहेगा कि उसमें खनिज खनिज और कार्बोहाइड्रेट की भी आपूर्ति होगी। तो इसमें लिखे कि भोजन स्वादिष्ट होगा। ठीक है, भोजन स्वादिष्ट होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भोजन लग्जेटिव हो। ठीक है, भोजन लग्जेटिव, लग्जेटिव परगेटिव ये यानी कि जो कब्ज की शिकायत यानी कि मल निकालने में जो सहायक होते हैं, लग्जेटिव हो। लग्जेटिव का मतलब क्या रहेगा, जिससे कब्ज और अपच की शिकायत ना हो। ठीक है,
चौथा रहेगा कि भोजन हमें ज्यादातर हरा हरा चारा दीजिए, यानी कि भोजन में हरा चारा हो, जिससे क्या रहेगा, भोजन में नमी की मात्रा बढ़ेगी या पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा भोजन में बढ़ेगी या फिर भोजन में रहेगी। उससे क्या होगा कि जानवर में कूलिंग इफेक्ट आएगा। कूलिंग इफेक्ट आएगा और जानवर खुद को तरोताजा महसूस करेगा। ठीक है, तरोताजा महसूस करेगा। अब देखिए, संतुलित जो भोजन हम दे रहे हैं उसकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो भोजन में पोषक तत्व सही अनुपात में है, यानी कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, पानी सब उसमें उचित मात्रा में होना चाहिए। और भोजन में नमक व शीरा मिलाए। भोजन में नमक शीरा मिलाने से, नमक से तो उसमें खनिज की आपूर्ति होगी, शीरा मिलाने के कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलेगा, यानी कि उससे भोजन स्वादिष्ट भी रहेगा। और भोजन लग्जेटिव हो, भोजन लग्जेटिव हो जिससे कब्ज और अपच की शिकायत उसमें ना बढ़े। ठीक है, और भोजन में हरा चारा होना ही चाहिए। भोजन में हरा चारा रहेगा तो उसमें जानवर को पानी की आपूर्ति रहेगी, जिसमें उसमें नमी रहेगी तो उसको कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा महसूस होगा, जिससे के कारण उसमें वो जानवर तरोताजा रहेगा। ठीक है, और 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट लिखेंगे कि एटलीस्ट भोजन उतना भारी हो जिससे जानवर का पेट भरा हुआ रहे। भोजन उतना भारी हो ताकि जानवर का पेट भरा हुआ लगे, यानी कि जानवर को ऐसा लगना चाहिए कि उसने कुछ खाया, उसका पेट भरा हुआ है। एटलीस्ट भोजन उतना भारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि राशन निर्माण की जितनी भी विधियां है, हेडिंग लगाएंगे राशन निर्माण की विधियां। राशन निर्माण की विधियां, यानी कि राशन किन किन विधियों से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 विधियां है। फर्स्ट विधि है पियर्सन स्क्वायर विधि, यानी कि पियर्सन वर्ग विधि। पियर्सन स्क्वायर विधि में ऐसा रहता है कि हम यूं मान लो कि कोई भी दो भोजन के, मतलब कोई भी 2 भोजन के पदार्थ लिए, उससे सिर्फ एक ही पोषक तत्व की आपूर्ति हो सके। यानी कि यूं मान लो कि हमने लिया है गेहूं, इसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे ले लिया है मक्का। ठीक है, इसमें भी हो आएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 2 पोषक तत्व दो भोजन के 2 पदार्थ मिलकर सिर्फ एक ही पोषक तत्व की आपूर्ति कर सके, उसको बोलेंगे पियर्सन स्क्वायर मेथड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आएगा अपने कि पियर्सन स्क्वायर मेथड, या फिर पियर्सन वर्ग विधि। ठीक है, यानी कि यूं मान लो कि 2 पोषक, मतलब 2 अपन ले रहे कि 2 पदार्थ ले रहे जिससे एक ही पोषक तत्व उसमें रहे, यानी कि हम ले रहे गेहूं और मक्का। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एक पोषक तत्व की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, दो खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाए। सामग्री का उपयोग किया जाए। ठीक है,
पियर्सन स्क्वायर मेथड यानी कि दो तो खाद्य सामग्री हम ले रहे और उससे सिर्फ एक ही पोषक तत्व की भरपाई हो रही है या फिर एक ही पोषक तत्व उससे मिल रहा है, यानी कि हमने ले लिया मान लो कि गेहूं ले लिया या फिर मक्का ले लिया, तो उससे क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, या फिर दाल ले ली या खल ले लिया तो उससे सिर्फ मिलेगा प्रोटीन। ठीक है, यानी कि दो खाद्य पदार्थ लेंगे और सिर्फ एक ही पोषक तत्व के बारे में सोचेंगे। इससे क्या रहेगा कि जानवर को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, यानी कि एक ही पोषक तत्व को ध्यान रखें, बाकी के 5 कहाँ गए। बाकी के 5 अगर मिले ना मिले उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जो माना है वही पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये विधि सबसे खराब विधि मानी जाती है। इसके आगे लिखेंगे नोट लगा के, इसमें पॉइंट लिखेंगे। पहला तो रहेगा क्या, हमको यूं मानना है कि कोई भी पदार्थ, दो खाद्य पदार्थ ले लो और एक ही पोषक तत्व को ध्यान रखना है, यानी कि कुछ ज्यादा उसमें झंझट नहीं है, यानी कि सबसे सरल विधि भी यही मानी जाती है। यानी इस विधि को सबसे सरल विधि भी माना जाता है, सबसे सरल विधि मानते हैं। ठीक है, यानी कि इस विधि को सबसे सरल विधि मानते, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। इसमें कोई भी ले लो, हम एक ही पोषक तत्वों को हमें ध्यान में रख के उसको खिलाना है। ठीक है, और सेकंड रहेगा इसमें, यह सबसे खराब विधि भी है, यह सबसे खराब विधि है। ठीक है, यानी कि पियर्सन स्क्वायर मेथड सबसे सरल विधि भी है और सबसे खराब विधि भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पोषक तत्व की आपूर्ति हो पा रही है, बाकी 5 अगर मिले ना मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक ही दिखता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा आज। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।